हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितने भी पुष्पीय पौधा है उसमें लैंगिक जनन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक क्लास हम लोग पढ़े थे जिसमें हम बताए थे कि इससे पढ़ने से पहले कि उसका ऑर्गेन कैसा है, किस तरह का है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले क्लास में देखे थे। अब इसी को आगे हम लोग देखते हैं कि इससे आगे हम लोग को पढ़ना है, इस तरह से इवेंट पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट है वो इवेंट हम लोग को जानना है। यहाँ लिख देते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जिस तरह से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट एक और हम लिखे थे कहाँ फर्स्ट चैप्टर में जब बता रहे थे, हम पहले ही बोले थे वहाँ पर जो भी हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे वो इंट्रोडक्शन का क्लास था फर्स्ट चैप्टर का। तो उसमें हम बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 घटना होती है, जिसमें पहला घटना जो हम लोग देखे थे प्री फर्टिलाइजेशन का घटना देखे थे। प्री फर्टिलाइजेशन की घटना हम लोग देखे थे, प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद था सेकेंड था फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जो था तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम लोग ये सब पिछले जो पहला चैप्टर था वहीं पर हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और वहाँ भी बताए थे कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 तरह की घटना होती है। एक तो सबसे पहला कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद फिर गैमीट अगर बन जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट का ट्रांसफ़र किस तरह से होगा ये हम लोग देखेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन में एक घटना घटती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये सारा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्री फर्टिलाइजेशन से, जिसमें गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है और गैमीट का जो ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें हम लोग गैमीटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन, यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका कहाँ पर होगा, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, पहले यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर किस तरह का कैसे बनता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस का जो पार्ट है इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन स्टामेन या एंड्रोसियम जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसमें 2 तरह के होता है। तो वही जो फिलामेंट और एंथर होता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, या इसी को हम लोग ने पढ़े थे स्टामेन, या इसी को हम लोग जाने थे एंड्रोसियम के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखे थे कि ये 2 तरह के होता है। एक तो था एंथर सबसे ऊपर का पार्ट, इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, ये वाला पार्ट क्या था, एंथर। और ये जो था फिलामेंट। तो दूसरा क्या हो गया, फिलामेंट।
तो फिलामेंट का काम तो कुछ है नहीं, फिलामेंट का काम बस है कि एक्सपोज करके खड़ा करके ये रखने का काम करता है फिलामेंट। उसके बाद जो एंथर था, यही एंथर के मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है एंथर। तो चलिए पहले हम लोग एंथर से पढ़ लेते हैं, एंथर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एंथर से। तो चलिए हेडिंग देते हैं एंथर। एंथर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंथर पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जो एंथर होता है ये मेल, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एस्टामेन का क्या है, एस्टामेन का मेन सेक्स ऑर्गेन है एंथर। तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। हेडिंग लगाते हैं एंथर। एंथर जिसको हम लोग बोलते हैं परागकोश, एंथर परागकोश लिख लेते हैं। इट इज मेन important sex organ of stamen which present on the proximal end part of फिलामेंट, फिलामेंट के एंड पोर्शन पर पाया जाता है फिलामेंट and take part in the process of gametogenesis and take part in the gametogenesis and gamete ट्रांसफ़र। जो क्या होगा किस में, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, वही कहलाता है एंथर। तो देखिए एंथर क्या होता है, इट इज़ मेन इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गेन ऑफ एस्टामेन। एस्टामेन जो होता है, एस्टामेन का मेन सेक्स ऑर्गेन जो होता है कौन होता है, एंथर होता है। व्हिच प्रेजेंट ऑन द प्रॉक्सिमल एंड पार्ट ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के एंड पार्ट पर। अभी हम बताए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये फिलामेंट है, फिलामेंट के एंड पार्ट पर क्या है, एंथर है, फिलामेंट के एंड पार्ट पर एंथर है। आगे लिखें, एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। और ये जो होता है किसमें इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहला बात जो इसमें बनता है, क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। तो पोलन ग्रेन्स का मतलब गैमेटोजेनेसिस, ये मेल गैमेट हुआ, मेल गैमेट हुआ, मेल गैमेट, ये मतलब ये गैमेटोजेनेसिस में गैमेटोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होगा। और दूसरी बात, जब ये गैमेट बना लेगा, मेल गैमेट बना लेगा, तो इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो ये गैमेट ट्रांसफ़र में भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो ये मेन रूप से एंथर जो होता है ये सेक्स ऑर्गेन है, मेन सेक्स ऑर्गेन है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्स ऑर्गेन है किसका, एस्टामेन का या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का, जो कहाँ पर आता है, फिलामेंट के सबसे ऊपरी भाग में, मतलब फिलामेंट के ऊपरी भाग से एंड पोर्शन पर ये प्रेजेंट रहता है। एंड टेक पार्ट इन द, और ये जो होता है भाग लेता है, किस में भाग लेता है, तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र में ये क्या होता है, भाग लेता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ समझते हैं। इसी में देखिए इसमें होता क्या है, ये चूँकि दो लोब, एक इधर और एक इधर, दो लोब है, इसीलिए इसको बोलते हैं, दो लोब है इसीलिए इसको बायथेकस या डायथेकस के नाम से भी जानते हैं, बायथेकस या डायथेकस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये बीच का जो है, यहाँ पर बीच में दरार जैसे स्ट्रक्चर दोनों में के बीच में, मतलब ये लोब और ये लोब, दोनों लोब के बीच में दरार जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग ग्रोव्स बोलते हैं,
ग्रोव्स दरार है, ये दरार जो होता है एक दूसरे से मतलब एक दूसर को जोड़ करके रखता है, एक दूसर को क्या करता है, जोड़ करके रखता है एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू से के द्वारा ये क्या करता है, दोनों को जोड़ करके रखता है। कौन टिश्यू? एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू। एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये दोनों लोब को जोड़ करके रखता है। फिर से समझिए, ये जो है फिलामेंट है, फिलामेंट के प्रॉक्सिमल पार्ट पर ऊपर से ये एंथर प्रेजेंट रहता है। अब एंथर में दो लोब होता है, मतलब एक इधर और एक इधर, ये दोनों लोब को हम लोग बोलते हैं बाइथेकस या डाइथेकस कहते हैं। उसके बाद इसके दोनों लोब के बीच में दरार होता है, ग्रोव्स होता है, ये एक दूसर से दोनों लोब को जोड़ करके रखने का काम करता है। जो जोड़ता है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है दोनों लोब। अब देखिए उसके आगे एक लोब में ये जो है दो लोब हो गया, इसीलिए इसको डाइथेकस या बाइथेकस कहेंगे। अब एक लोब में दो सैक होता है, थैला होता है एक लोब में। अब यहाँ देखिए ये एक लोब इधर और एक लोब इधर। अब एक लोब में इस तरह से, एक लोब में क्या होगा, एक लोब में सैक जो होगा, इस पोलन सैक इसको बोलते हैं। एक लोब में दो सैक, एक इधर और एक इधर, इसको हम लोग बोलते हैं सैक। एक लोब में देखिए यहाँ पर इस तरह से है, दो लोब है, दो में एक में, यहाँ पर एक लोब में ये सैक जो होता है, सैक की संख्या कितना, दो। एक लोब में सैक की संख्या दो, तो दोनों में कितना, चार। तो इस तरह से ऐसे भी जानते, एक 1 2 3 4 4 हो गया। तो इस लोब को, इस सैक को बोला जाता है, इस सैक को बोलते हैं पोलन सैक। इस सैक को क्या बोलेंगे, पोलन सैक बोलते हैं। फिर से समझिए, इसमें दो लोब हो गया और सैक की संख्या कितना, चार। चूँकि एक लोब में दो, तो दो लोब में कितना, चार। तो यही है कि पोलन ग्रैंस है, एंथर है, एंथर में दो लोब और दो लोब से एक लोब में दो सैक और दोनों लोब में चार सैक, तो उस सैक को कहते हैं पोलन सैक कहा जाता है, या माइक्रो एस्पोरेंजियम कहते हैं। पोलन सैक या माइक्रो एस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रो एस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये पोलन सैक है। पोलन सैक के अंदर ही क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे एंथर क्या होता है। तो एंथर मेन सेक्स ऑर्गेन है जो इसमें दो लोब पाया जाता है, इसीलिए इसको बाइथेकस या डाइथेकस कहते हैं। ये दोनों लोब एक दूसरे से जुड़ा होता है, एस्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है। एक लोब में दो सैक पाया जाता है, तो दोनों लोब में चार सैक हुआ। उस सैक को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक या माइक्रो एस्पोरेंजियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझे पोलन सैक को ही क्या कहते हैं, माइक्रो एस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को इसमें जानना है कि माइक्रो एस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसको हम लोग मिटा के अब हेडिंग लगाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक तो हम लोग पढ़ना है माइक्रो एस्पोरेंजियम का वाल कैसा होता है, मतलब भित्ति कैसा होता है वाल ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम, और एक पढ़ना है उसके अंदर एस्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, उस टिश्यू के बारे में जानना है। तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम या इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक कहते हैं। माइक्रो एस्पोरेंजियम या पोलन सैक। तो पोलन सैक क्या हुआ, समझ में आ गया कि पोलन सैक जो होता है, जो लोब है एंथर का जो लोब है, उस लोब में एक लोब में दो सैक, तो दोनों लोब में चार सैक, यही सैक होता है। इसी सैक को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक या माइक्रो एस्पोरेंजियम। तो हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि यही सैक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो चलिए इसी का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं।
पोलन सैक। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ लेते हैं। एक तो होगा आपका वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दो भाग में इसको हम लोग बांट लेते हैं और दोनों हम लोग पढ़ लेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एस्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में। तो देखिए इसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एस्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एस्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखिए वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब तो हम लोग को ये पढ़ना है वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है ये इसका 4 वॉल होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो होगा एपिडर्मिस एंडोथेलियम, लिख लेते हैं एपिडर्मिस एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और चौथा होता है टैपिटम। तो ये 4 होता है। कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, 4 होगा। कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो एंडोथेलियम जो होता है यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए सबसे बाहर का लेयर जो होगा इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहला जो इसका लेयर है, सबसे बाहर का लेयर, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस। यही सबसे बाहर का लेयर है, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद उसके जस्ट अंदर वाला लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये दोनों जो लेयर होगा, ये दोनों लेयर क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एंडोथेलियम हो गया। और उसके अंदर में जो होता है, इसके अंदर में 1 से 3 लेयर जो होगा मिडिल लेयर का होता है। 1 से 3 लेयर, इस तरह के हम लेयर बना रहे हैं। इसमें 1 से 3 लेयर क्या होगा? 1 से 3 लेयर जो होता है किसका? मिडिल लेयर का होगा। एक से 3 लेयर के बीच में होगा। हो गया 1 से 3 लेयर। इसमें 1 से 3 लेयर क्या हो गया? 3 लेयर बना दिए। तो ये हो गया मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर। और उसके जस्ट अंदर जो होता है, इसमें मिडिल लेयर का खासियत देखिए, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिडर्मिस जो होगा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, चूँकि बाहर का होता है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। तो ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसी तरह से एंडोथेलियम भी, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला लेयर जो होता है एंडोथेलियम होता है। ये एंडोथेलियम भी क्या करता है? प्रोटेक्टिव करने का काम करता है, मतलब इसको सुरक्षा प्रदान करता है पोलन सैक को। अब ये पोलन सैक के अंदर, मतलब ये दोनों लेयर के अंदर मिडिल लेयर होता है। ये मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर होता है, मतलब एक से लेकर के 3 लेयर के बीच में होता है। 1, 2 या 3, किसी में 3 रहेगा, किसी में 2 रहता है। तो 1 से 3 लेयर होगा इसमें जो होगा 1 से 3 लेयर होगा, 1 से 3 लेयर होता है इसमें।
अब देखिए ये जो काम क्या करता है, तो इसका मिडिल लेयर का जो काम है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को या एस्परोजीनियस टिश्यू को। ये काम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड किसको, तो एस्पोरोजेनियस टिश्यू, एस्पोरोजीनियस टिश्यू या पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कौन, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर का काम हम लोग समझ रहे हैं। ये दोनों तो क्या करता है, ये दोनों मतलब आउटरमोस्ट लेयर है, तो ये दोनों लेयर प्रोटेक्टिव करने का काम करता है। उसके बाद मिडिल लेयर जो है 1 से 3 लेयर होगा इसमें, और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एस्परोजीनियस टिश्यू को और पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग को बच जाता है क्या, एक और है टैपिटम, लास्ट में है टैपिटम। तो यहाँ पर टैपिटम होगा, यहाँ पर जो होता है लास्ट का जो बच गया ये टैपिटम होता है। लास्ट का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम। ये लेयर जो होता है टैपिटम लेयर का होता है, टैपिटम लेयर होता है। तो टैपिटम का बहुत सारा कार्य है, हम लोग इसका कार्य देखेंगे। टैपिटम यहाँ लिख दे रहे हैं, टैपिटम, ये टैपिटम है। टैपिटम का बहुत सारा कार्य है, जैसे हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। कई तरह के इसका कार्य है, फंक्शन है। जिस तरह जैसे हो गया सबसे पहला कि ये भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करता है, यहाँ हम लिखते हैं इसके बारे में कि ये भी न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको करेगा, तो वही एस्पोरोजेनियस टिश्यू को, एस्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है सबसे पहला। उसके बाद ये कुछ हार्मोन या एंजाइम सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, सेक्रेट करता है, सेक्रेट करेगा क्या चीज़, हार्मोन, हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम्स, एंजाइम्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टैपिटम का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो टैपिटम सबसे पहला ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एस्पोरोजीनियस टिश्यू को या पोलन ग्रेन्स को। सेकेंड है ये सेक्रेट करता है हार्मोन या फिर एंजाइम को क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। उसके बाद है इसमें एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको यूबिस ग्रैनुल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिस ग्रैनुल्स, यूबिस ग्रैनुल्स बोलते हैं। यूबिस ग्रैनुल्स हम लोग इसको बोलते हैं, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का जो एक्साइन लेयर होता है उसको क्या करता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है। पोलन ग्रेन्स का एक्साइन लेयर, तो यहाँ लिख देते हैं एक्साइन लेयर ऑफ, फॉर्मेशन लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो देखिए यहाँ यूबिस ग्रैनुल्स है, यूबिस ग्रैनुल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में हम लोग देखेंगे दो तरह का लेयर बनता है, एक एक्साइन और एक इंटाइन बनता है। तो जो एक्साइन लेयर होता है, एक्साइन लेयर का जो फॉर्मेशन करता है कौन, यूबिस ग्रैनुल्स। यूबिस ग्रैनुल्स को कौन फॉर्मेशन करता है, तो टैपिटम। तो ये इसका हम अभी जो बता रहे हैं ये इसका क्या है, कार्य है। तो सबसे पहला जो टैपिटम होगा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एस्पोरोजीनियस टिश्यू को, पोलन ग्रेन्स को, या और उसके बाद ये सेक्रेट करता है टैपिटम, कुछ हार्मोन और एंजाइम को सेक्रेट करेगा। और तीसरी बात कि ये यूबिस ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करता है। जो यूबिस ग्रैनुल्स जो होता है मतलब पोलन ग्रेन्स का जो एक्साइन लेयर आता है वही एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक और बात है कि ये पोलन किट का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पोलन किट का भी फॉर्मेशन करता है। आगे यहाँ पर लिखते हैं ये पोलन किट का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पोलन किट का
मतलब अभी जो हम यहाँ लिख रहे हैं टैपिटम के बारे में ही लिख रहे हैं कि ये पोलन कीट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, पोलन कीट बनाता है। ये पोलन कीट क्या करता है, पोलन कीट जो होता है, पोलन कीट ये लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है मतलब थोड़ा सा ये क्या होगा, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो अगर इस पर कोई भी मान लीजिए कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी इंसेक्ट जाएगा तो ये पोलन कीट के द्वारा इसमें से जो पोलन ग्रेन्स निकलेगा वो पोलन ग्रेन्स उस पर क्या होता है, चिपक जाता है, जो कि दूसरे फ्लावर पर जाने में मदद करता है। मतलब अगर कहने का मतलब हुआ तो ये पोलिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है हेल्प ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो किस तरह से हेल्प करता है समझ में आ गया कि ये पोलिनेशन में क्या करेगा, हेल्प करता है। कौन, पोलन कीट। उसके बाद है इसी में हम लोग मतलब यहाँ तक जो हम समझे, ये अभी तक जो समझ रहे थे ये हम लोग समझ रहे थे टैपिटम के बारे में। टैपिटम के बारे में हम लोग अभी समझे कि टैपिटम जो होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एस्पोरोजीनियस टिश्यू या पोलन ग्रेन्स को। ये हार्मोन और एंजाइम को सेक्रेट करता है, यूबिस ग्रेनुल्स का सेक्रेट करता है जो एक्साइन लेयर बनाता है पोलन ग्रेन्स का। और ये टैपिटम जो होगा पोलन कीट का फॉर्मेशन करेगा जो पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो पोलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा, तो ये बताए चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी इंसेक्ट उस पर बैठता है तो उसके पैरों में क्या होगा, चिपक जाता है कौन, पोलन ग्रेन्स, और दूसरे फ्लावर पर जाता है जो पोलिनेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो ये इसका फंक्शन था टैपिटम का। तो एक इसमें 4 लेयर हम लोग देखे थे कि इसमें वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में पहला तो एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो एक एक करके हम लोग देखे। सबसे बाहर का लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है, इसके जस्ट अंदर का लेयर होगा इंडोथेसियम होगा, और ये दोनों का काम होता है जो इसको क्या करे, प्रोटेक्शन करने का काम करना। उसके बाद मिडिल लेयर है जो 1 से 3 लेयर होता है और ये भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एस्पोरोजीनियस टिश्यू और पोलन ग्रेन्स को। उसके बाद जो टैपिटम था, टैपिटम भी इसका फंक्शन हम लोग एक एक करके देख लिए। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोग 2 तरह के स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना था। एक तो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा था एस्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में। तो पहला हम लोग ने पढ़ लिए वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम लोग देखे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में कि एस्पोरोजीनियस टिश्यू है क्या। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग देते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से ये कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में। एस्पोरोजीनियस टिश्यू क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एस्पोरोजीनियस टिश्यू समझ लेते हैं। एस्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है। एस्पोरोजीनियस टिश्यू हेडिंग लगाते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू। ये ग्रुप होता है सेल का, एस्पोरोजीनियस टिश्यू, एस्पोरोजीनियस टिश्यू, एस्पोरोजीनियस टिश्यू। यहाँ से हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू से। ये एस्पोरोजीनियस टिश्यू है, मान लेते हैं एस्पोरोजीनियस, यहाँ टिश्यू लिखें, एस्पोरोजीनियस टिश्यू है। ये टिश्यू जो होता है यहाँ देखिए एक ग्रुप में होता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं एस्पोरोजीनियस टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है एस्पोरोजीनियस टिश्यू, ये सेल का ग्रुप होता है। ग्रुप जो होगा एक सेल का ग्रुप होता है, यही कहलाता है एस्पोरोजीनियस टिश्यू। जो कहाँ पाया जाता है, अभी हम लोग देखे थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है। क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं, वो 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला तो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का वॉल कैसा था, तो वॉल दीवार के बारे में हम लोग देखे। उसके बाद उसके अंदर जो एस्पोरोजीनियस
टिश्यू होता है उस टिश्यू के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो एस्परोजीनियस टिश्यू जो होगा ये ग्रुप होता है, सेल का क्या होगा, एक ग्रुप होता है एस्परोजीनियस टिश्यू। अब इसमें ये जो होता है ये 2n होता है। 2n का मतलब हो गया डिप्लॉयड होगा। एस्परोजीनियस टिश्यू अगर पूछ दे कि एस्परोजीनियस टिश्यू जो होता है हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो होता है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब इस एस्परोजीनियस टिश्यू में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो ये जो होगा ये बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MMC कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल बोलेंगे। ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं PMC। दोनों एक ही बात है कि एस्परोजीनियस टिश्यू है, ये डिप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड होगा और ये माइटोसिस सेल डिवीजन इसमें होगा। और जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो ये बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा जिसको MMC कहेंगे। इसी तरह से इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। अब मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद ये बनाएगा माइक्रोस्पोर, या इसी को हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, जो क्या होगा हैप्लॉयड होगा। क्यों होगा हैप्लॉयड, क्योंकि ये क्या है मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसमें होगा हैप्लॉयड होगा। अब यहाँ पर देखिए ये था डिप्लॉयड, यहाँ बना हैप्लॉयड, मतलब मेल गैमिट जो होगा पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स कैसा होगा हैप्लॉयड होगा। तो ये जो अभी हम लोग देखे एस्परोजीनियस टिश्यू के बारे में, अभी हम लोग समझे कि एस्परोजीनियस टिश्यू डिप्लॉयड होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC बोलेंगे या पोलन मदर सेल PMC बोलेंगे। अब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनाता है। तो यहाँ पर देखिए पोलन एस्परोजीनियस टिश्यू से लेकर के ये जो बना माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन्स, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बना, तो इस प्रोसेस को जो होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें देखिए एक और बात, इसमें होता क्या है कि एक सेल से 4 बनता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनता है। हमें मतलब एक पोलन सैक में हजारों की संख्या में क्या होता है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कभी कभी क्या होता है डिफिनीशन पूछ देता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डिफिनीशन पूछ देता है, वही डिफिनीशन को हम क्या करते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डिफिनीशन लिख देते हैं। हेडिंग लगाइए, इसको मिटा करके लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है कभी कभी पूछ देता है, तो इसीलिए इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो डिप्लॉयड MMC या PMC होगा उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद जो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मदर सेल बनता है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। तो लिख देते हैं, हेडिंग लगाते हैं माइक्रोस्पोरो
जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन लिखते हैं। इट इज फॉर्मेशन प्रोसेस, it is formation process in which formation of haploid माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम लोग MMC और पोलन मदर सेल, इसको हम लोग PMC बोलते हैं, बाय मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज फॉर्मेशन प्रोसेस, यह एक क्या है? निर्माणकारी फॉर्मेशन प्रोसेस है, जिसमें फॉर्मेशन होगा क्या चीज़ का? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्म किस से? तो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से। कौन सा? सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिए कि मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं कि द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका या पालन मातृकोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये है इसका हिंदी में लिख। और देखिए एक बात और, जो जिनको हिंदी में लिखना है वो हम बहुत कम यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं। तो क्या कीजिए, वो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, हम उसको हिंदी में नोट्स भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर चूँकि हिंदी में, और एक मान लीजिए यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे, फिर हिंदी में लिखे, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, चूँकि बायो है तो बायो में तो हर एक थ्योरी है, और थ्योरी इतना ज़्यादा है कि हर एक का हिंदी लिखना पड़ेगा। अब एक वीडियो बनाने के लिए जो यहाँ बनाते हैं 30 मिनट का या 40 मिनट का, वो हो जाएगा कितना? 1 घंटा 1.5 घंटा का हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पर समझा तो रहे हैं हिंदी में ही, तो उसी से कोशिश कीजिए लिखने का। अगर नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, हम उसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, जिनको दिक्कत होगा उनको। तो यहाँ तक हम लोग समझे स्पोरोजीनियस टिश्यू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ तक हम लोग समझे। तो देखिए आज जो हम लोग समझे, आज हम लोग पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है, पोलन ग्रेन्स हम लोग बना लिए, समझ लिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेल गैमिट जो हुआ, मेल गैमिट हम लोग का तैयार हो गया। तो मेल गैमिट प्लांट में क्या हो गया? पोलन ग्रेन्स हो गया। मेल गैमिट क्या हो गया? पोलन ग्रेन्स, या इसी को हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग परागकण बोलेंगे। परागकण जो होता है ये मेल गैमिट हो गया। जिस तरह से मेल गैमिट ह्यूमन में क्या था? मेल गैमिट स्पर्म था और फीमेल गैमिट एग था। तो मेल गैमिट प्लांट में क्या होगा? मेल गैमिट प्लांट में होगा पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद पोलन ग्रेन्स का
इसका पोलन ग्रेन्स का क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कौन कौन सा लेयर होता है, इसका क्या काम है। ये आगे हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है यहाँ तक हम लोग समझ गए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू।